इस हफ्ते का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर है। मैं हूं ताबिंदा नईम। वाशिंगटन में एटमी सलामती के हवाले से एक बेहद अहम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने आज ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक होने वाले आलमी माहदे को सराहा है। ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है जो हो रही है इस वक्त, और इसमें दुनिया के 50 से ज़ायद मुल्कों के सरबराह और कई आला अहदेदार शरीक हैं। रूस इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए हैं। सदर ओबामा का एक मज़मून शाये हुआ है वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें उन्होंने एटमी हथियारों के फैलाव को आलमी सलामती और अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया है। एटमी हथियारों की हिफाजत के बारे में आलमी खदशात पर इतनी बात इस वक्त क्यों हो रही है, ये कितने हकीकी हैं और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होना चाहिए, यही हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौजू है। हमारे साथ आज की बातचीत में जो मेहमान शिरकत करेंगे उनमें हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन के थिंक टैंक US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के जनूबी एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर मुईद यूसुफ। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मारूफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर परवेज़ हुद भाई। हमारे साथ मौजूद हैं, स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे बहुत अहम दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल शहजाद चौधरी साहब, और वाशिंगटन की जौहरी सलामती की इस कॉन्फ्रेंस की जो वाशिंगटन से हमें तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे नदीम याकूब हैं और हमारे साथ, और VOA दीवा सर्विस के इफ्तिखार हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं बातचीत का आगाज़ करूँगी मुईद यूसुफ आपसे। आप ये बताइए कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत नहीं कर रहे कॉन्फ्रेंस में। बहुत सी अपडेट्स हो रही हैं, बहुत बातचीत हो रही है, बहुत अहम तकारीर और मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कितनी ज़रूरी थी और उसके ना होने से क्या कोई नुकसान हुआ है? जी शुक्रिया ताबिंदा। देखिए, एक तो पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब शिरकत कर रहे थे इस समिट में। ये तो लाहौर का जो वाक़या हुआ, वहाँ पे जो अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया है। और मुझे कम से कम जो इत्तलात हैं वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम इस बात को समझते हैं और उन्होंने बड़ी अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा किया है कि क्योंकि वहाँ पे ऐसा वाक़या है तो शायद ये सही फैसला है नवाज शरीफ साहब का। बहरहाल उनका यहाँ होना तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, न्यूक्लियर ताकत भी है। एटमी हथियारों की जब बात होती है सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान पे बहुत सी नुक्ताचीनी आपको पता है बहुत से सालों से हो रही है। तो उनका होना यहाँ पे अहम भी था, मुफीद भी होता, लेकिन मेरे नज़दीक उनका ये सही फैसला है। उनकी यहाँ पे जहाँ तक मुझे मालूम है शायद चीनी आला अहदेदारों से भी मुलाकात थी, तुर्की के सदर से शायद वो मिलने वाले थे बायलैटरली, तो वो मुलाकातें भी उनको कैंसिल करना पड़ी। और अब तारिक फातमी साहब कम से कम समिट के हवाले से तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे ये बात समझी गई और मानी भी गई कि शायद उनको पाकिस्तान में रहना ज़रूरी था। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का कोई मनफी असर नहीं मेरे नज़दीक पड़ा शिरकत ना होने। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि भारत के वज़ीर आज़म मौजूद हैं यहाँ पे, और बजाय ये बात कि पाकिस्तान की हालात की वजह से उन्होंने आखिरी वक्त में फ़ैसला तब्दील किया, लेकिन क्या इससे कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हो सकता कि दो बड़े मुल्क जो एटमी ताकतें हैं जनूबी एशिया की, उनमें से एक के सरबराह मौजूद हैं दूसरे के नहीं? देखिए वही बात है, उनका होना यहाँ पे शायद मुफीद तो होता, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बहरहाल जो अब हालात लाहौर में हैं उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, तो मेरा ख्याल अंदरूनी अपनी सियासत पॉलिटिक्स और जो अब पंजाब में ऑपरेशन की बात हो रही है, उनके पास शायद कोई चॉइस नहीं थी सवाए इसकी कि वो दौरा मनसूख करें। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वो तवक्को की जा रही थी होगी, और क्योंकि एक अहम सार्क का समिट अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है इस साल, तो उसमें शायद कोई बातचीत होती, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, सामने नहीं आया कि मोदी साहब आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस हवाले से शायद कुछ नुकसान है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो ये समिट है इसका मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये मेरे नज़दीक आखिरी समिट होगा अपनी तरह का, क्योंकि सदर ओबामा का इनिशिएटिव था और जो मामलात इसमें तय पाने हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से जौहरी हथियारों के, वो तय पा चुके हैं और वो अब इम्प्लीमेंटेशन फेज पे जाने वाले हैं, जिसको ममालिक ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का जो रोल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, या नवाज शरीफ के साहब के यहाँ होने से उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी थी। वो तो जो आपकी डेलीगेशन अभी पाकिस्तान की आई हुई है वो तमाम उन चीज़ों पे एग्री करेगी और फिर इसको ममालिक जो है इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेके जाएंगे।
لیکن اچھا اگر ایک سوال اور کر لیں دیجیے پھر میں آپ کو جانے دوں گی. یہ بتائیے کہ جو روس کے صدر بھی نہیں آئے ہیں اس کانفرنس کے اندر, اس سے کانفرنس کے جو نتائج شاید ان کو توقع تھی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ نکل پائیں گے؟ جی, یہ آپ کا اچھا سوال ہے, اور یہ بالکل ایک مختلف معاملہ ہے. جو پیوٹن صاحب نے فیصلہ کیا وہ تو سمٹ کا بوائیکاٹ ہے, وہ پاکستان کا جو اس وقت معاملہ ہے اس سے بالکل مختلف ہے. جی. اور وہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا نقصان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک P5 کا ممبر, اوریجنل نیوکلیئر جو نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس کا ممبر, اور روس کے پاس نیوکلیئر مٹیریل, اور یہ جو تحفظات ہیں کہ ان کا جو سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایک میکنزم ہے اس پہ بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں ماضی میں. تو ان کا یہاں نہ ہونا, ایک بڑا ملک امریکہ, چین اور روس تینوں مل کے ہی یہ معاملہ ایک عالمی سطح پہ آگے بڑھا سکتے ہیں جو جوہری ہتھیاروں کا جو مسئلہ ہے. تو ان کا یہاں نہ ہونا, اور اس لیے نہ ہونا کہ امریکہ اور روس کی ایک کشیدگی ان کے تعلق میں ہے, میرے نزدیک یہ بہت انفارچونیٹ ہے. کیونکہ اس معاملے پہ نیوکلیئر سیفٹی اور سیکیورٹی پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام دنیا کو مل کے اس پہ کام کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ کوئی بھی نیوکلیئر انسیڈنٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ کوئی ایسا مٹیریل لگتا ہے, تو وہ تو سب کا نقصان ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک فیصلہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. لیکن بہرحال آگے چل کے روس کی اس میں شمولیت جو ہے اس پروسیس میں کم از کم وہ بہت ضروری ہوگی. بہت شکریہ آپ کا معید. اب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت واشنگٹن کے کنونشن سینٹر سے افتخار حسین, ہماری وائس آف امریکہ کی دیوا سروس کے نمائندے ہیں. افتخار سے بات ہو سکتی ہے اگر رابطہ ہو گیا ہے تو. افتخار آپ سے پوچھنا, جی افتخار سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. افتخار, آج صدر اوباما نے خطاب کیا ہے نیوکلیئر سیفٹی سمٹ کے اختتامی جو آج کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اندر. آپ بتائیے اس میں سب سے اہم بات کیا کہی گئی ہے اور کس بات کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ان کی پوری تقریر میں؟ صحیح طور پہ آ رہی ہے؟ جی افتخار, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. میں جسٹ کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے. جی. چند لمحے پہلے یہاں پہ کنونشن سینٹر کے میڈیا سینٹر میں اس وقت میں موجود ہوں, اور پیچھے یہ ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جو ساری دنیا سے آئی ہوئی میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس کو کور کر رہے ہیں. تو امریکہ کے صدر براک اوباما نے جو تقریر کی وہ 3 حصوں پر مشتمل تھی, جو اناگورل سپیچ تھی اور جو امپورٹنٹ بھی سمجھی جاتی ہے, اور 3 حصوں پر مشتمل ہے. تو پہلا حصہ یہ تھا کہ آج تک ان 4 سمٹس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا حاصل کیا. تو اس میں انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے بشمول امریکہ کے کہ کس طرح انہوں نے ٹنز آف یورینیم جو ہے نا وہ تلف کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے مختلف ممالک نے کمٹمنٹس کیے, ایکسیلنس سینٹر بنائے, ٹریننگ زیادہ کی, اوور سائٹ زیادہ کی, اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے, اور مختلف جو اقدامات ہیں. دوسری جو بات انہوں نے کی بڑی اہم اور جو زیادہ فوکس ہے اس پہ, وہ یہ ہے کہ اس وقت دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے نیوکلیئر مٹیریل حاصل کرنے کے لیے جو ایک ان کی کوششیں اور بڑے کنسیکوینسز ہے اس کے پھر, تو اس پہ بات کی صدر براک اوباما نے. اور انہوں نے کہا کہ داعش کا نام لیا, آئیسل کا, جو اسلامی ممالک میں اس وقت ایک فعال تنظیم ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, خاص کر سیریا اور عراق میں, کہ وہاں پہ انہوں نے کیمیکل ویپنز بھی یوز کیے. باقاعدہ ایک ان کا انٹینٹ اور کیپیبلٹی دونوں ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے یہ چیز. اور برسلز کا بھی انہوں نے ریفر کیا کہ برسلز میں داعش کے لوگوں نے ایک نیوکلیئر پلانٹ کے مینیجر کو سرویلنس وہ کرتے تھے, اور اس کے موٹیوز بھی انہوں نے جان لیے ہیں برسلز کے آفیشلز نے. تو دوسرا مثال یہی دیا. پھر یہ کہا کہ there are huge consequences if you don't take action. اور اس کا یہ انہوں نے بڑا ایک آئیکانک مثال دیا کہ an apple size of plutonium, enriched plutonium can kill hundreds of thousands of people. تو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور عام لوگوں کو ورلڈ وائڈ یہ میسج دینا کہ یہ کتنا ہارریبل ہو سکتا ہے اگر ہم آج ہی اقدامات نہ اٹھائیں. اور پھر جی افتخار, میں اب اچھا ابھی ایک پوائنٹ رہتا ہے ان کا آپ سے. جی افتخار بتائیے, آخری پوائنٹ بتا دیجیے جلدی سے, پھر میں اپنے دوسرے گیسٹ کے پاس جاؤں. جی تیسرا حصہ یہ تھا کہ ہاؤ وی موو فارورڈ آن دا امپلیمنٹیشن آف دا کمٹمنٹس. تو اس پہ کافی کام ہو بھی چکا ہے, امریکہ لیڈ کر رہا ہے اس کو,
اور باقی جو ہے نا وہ ہی کال آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ کمٹمنٹ پوری کرے، اور یہ جو 4 ابھی سمٹس ہوئے اس میں جتنے بھی کمٹمنٹ سامنے اس کو امپلیمنٹ کرے۔ ٹھیک ہے ندیم، آپ نے کل شرکت کی پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب ہوئی تھی جس میں آپ نے کچھ نئی اپڈیٹس آپ کو پتہ چلی، وہ بتائیے ذرا ہمیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات، تو پھر میں شہزاد چودھری صاحب کے پاس جانا چاہوں گی۔ کل چونکہ اسی کانفرنس کے حوالے سے جو فورن سیکرٹری ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب وہ یہاں پر ہیں، تو انہوں نے میڈیا کو بریف کیا اس کانفرنس کے بارے میں، لیکن جو پوائنٹ جس کی وجہ سے انہوں نے کیا وہ کنسرنس ہیں جن کا عالمی برادری جو ہے اکثر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، میڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں، پاکستان اویئر ہے، پہلی بات یہ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ تھریٹ موجود ہے، پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ایسٹس، نیوکلیئر پروگرام اور پلانٹس کو وہ سیکیورٹی فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کرٹیسزم ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے، پاکستان کا بالکل محفوظ ہے، اس کے بارے میں کسی کو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ شاید نئی ٹریننگز کے بارے میں بات کی، جی میں اسی طرف آنے لگا تھا۔ افتخار نے ذکر کیا ایکسیلنس سینٹرز کا، تو پاکستان نے ایک تو پچھلے چند سالوں میں ٹریننگ دی ہے اپنے جو پرسنل ہے، اہلکار ہیں جو انسٹالیشنز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ مزید پروٹیکشن کے لیے، تاکہ یہ جو ریڈیائی مواد ہے وہ اس کی موومنٹ پر نظر رکھنے کے لیے، نگرانی کے لیے پاکستان ریڈیشن مانیٹرز انسٹال کر رہا ہے، نہ صرف اپنی نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ بلکہ جو پاکستان کے 72 ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں ملک کے اندر، کسٹمز پوائنٹس، ان پر بھی، ان میں کچھ لگ گئے ہیں، کچھ لگنے والے ہیں۔ جو تیسری جو بات انہوں نے کہی، ایک امپورٹنٹ انہوں نے فگر دیا، اور وہ یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں تحفظات کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں IAEA کے پاس جو لسٹ ہے ان رپورٹس کی یا ایونٹس کی جن میں نیوکلیئر مواد یا نیوکلیئر اس سے مٹیریل کو خطرہ یا اس سے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، وہ ہے 3700+، لیکن ان میں پاکستان کا ایک بھی ایسا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا۔ اور جو ایک اور امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ دیکھیں ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے ہفتے 2005 امینڈمنٹ ٹو دا کنونشن آن دا فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر مٹیریل اس کو ریٹیفائی کیا، اس کی توثیق کی ہے۔ ٹھیک ہے میں اب شہزاد چودھری صاحب کے پاس جانا چاہوں گی۔ شہزاد چودھری صاحب بہت شکریہ، آپ بہت صبر سے انتظار کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب، آپ دونوں اب میرے ماہرین ہیں، اگلے تمام عرصے میں آپ دونوں سے سوال کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے، شہزاد چودھری صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو جوہری تحفظ ہے، جوہری سلامتی ہے، وہ آج کی اس دنیا میں پاکستان کے لیے اور اوور آل دنیا کے لیے کتنا اہم موضوع ہے، اور اس پر جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اوباما نے جو یہ اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تھا نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹس کا، اس نے دنیا میں ایک اویئرنیس ضرور پیدا کر دی، اور پھر خاص طور پر ایسے انسٹیٹیوشن جن کی ذمہ داری نیوکلیئر میٹرز کے اندر ہے، IAEA خصوصی طور پر، اور پھر مختلف ممالک جہاں پر نیوکلیئر مٹیریلز ہیں اور جہاں پر اس پہ کام ہوتا ہے، ان کے اپنے اداروں کا فوکس کر دیا کہ سیکیورٹی اور سیفٹی دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیے سیفٹی کے کانٹیکسٹ میں پچھلے چند سالوں میں بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے، جاپان میں ریسنٹ ہمیں سب کو اس کا پتہ ہے، فوکوشیما والا، تو سیفٹی کا تو وہ میٹر ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ سٹینڈرڈ مینٹین کیے جاتے ہیں کہ جب ریئیکٹرز بنائے جائیں تو ان کو کس طریقے سے اور کس کوالٹی کا ہونا چاہیے، پھر سیفٹی ریگولیشنز ہوتی ہیں، تو وہ سب نظام ہر ملک میں ہونا چاہیے جہاں جہاں پر نیوکلیئر ریئیکٹرز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے وہاں پر چونکہ یہ ایک خوف ہے کہ دہشت گردی کی فضا کے اندر اس قسم کے نیوکلیئر مٹیریلز کو جو کہ بھلے پوری طرح ریفائنڈ نہ ہوں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردی کے پرپزز کے لیے۔ تو ہر قسم کے ایسے، چاہے وہ ریئیکٹر گریڈ ہے، چاہے وہ ہائیلی انریچڈ ہے، یا جس قسم کی بھی مرضی اس کی یا فیول ویسٹ ہے، تو اس کا ایک ریکارڈ انوینٹری ہونا بہت لازمی ہے اور اس کے اوپر ٹریکنگ ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا وہ تھا، سلسلہ تھا، اور اس کو میرے خیال میں جو تمام ممالک ہیں جنہوں نے
जो न्यूक्लियर मटेरियल्स के अंदर डील करते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर रखते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, सिक्योरिटी के मामला बेहतर हुए हैं, अवेयरनेस बेहतर हुई है, तो एक पॉजिटिव चीज़। डॉक्टर परवेज हुद भाई, आपसे की तरफ आना चाहूँगी। अभी न्यूक्लियर सेफ्टी की हम बात हर जगह पर हो रही है। पाकिस्तान ने जौहरी मवाद की मुंतकिली के दौरान उसकी हिफाजत के एक माहिदे की तौसीक की है, उसका भी हमने कुछ ऐलान सुना पिछले 2 दिनों के अंदर। आप के ख्याल में इसका क्या मतलब है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा पहले से मौजूदा सूरत हाल में? जो सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको तो मॉनिटर किया जा सकता है, उस पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन जो दिफाई मकासद के लिए जौहरी मादा तैयार किया जाता है या जिसको मुंतकिल किया जाता है इधर से उधर, उसके बारे में तो किसी को कोई इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक खुफिया सी चीज होती है, इसको छुपाया जाता है। ये कोई ऐलान नहीं करता कि हम इतनी यूरेनियम को यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि इसके ऊपर कोई माहिदा हुआ है, मेरे ख्याल में ये तो महज एक बेमानी सी बात होती है। हाँ, अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लें जिससे बिजली पैदा होती है और आप ये कहें कि हाँ इतना मादा आएगा, उसको फिर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और फिर जो फजला है उसको यहाँ से वहाँ मुंतकिल किया जाएगा और फिर ज़ेरे ज़मीन किया जाएगा वगैरह या किसी पौंड में रखा जाएगा, वो एक बिल्कुल ही अलग बात है। अच्छा, लेकिन मिलिट्री प्रोग्राम्स के ऊपर इस तरह से नजर रखना कोई मुल्क इसकी इजाजत नहीं देता, तो इससे हासिल क्या हुआ, ये मेरा सवाल है। तो आपके ख्याल में क्या जवाब होगा इस सवाल का? आपके खुद के ख्याल में क्या जवाब होगा इस सवाल का? मेरा ख्याल है कि जब तक न्यूक्लियर असलहे को मुकम्मल तौर पर दुनिया में खत्म नहीं किया जाता, तो इस तरह के खतरात तो रहेंगे और कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कोई मुकम्मल नजर नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसी चीजों को छुपाना आजकल के जमाने में बहुत आसान है। अब आप ये देखिए कि शुमाली कोरिया ने एक पूरा एटम बम बना दिया और 5 दफा उसको टेस्ट भी किया और कोई उसके बारे में कुछ कर नहीं सका। ये भी नहीं खबर हो सकी कि कब टेस्ट होने वाला है और कि इसके जरिए क्या है। इसको छुपाना तो आजकल के जमाने में बहुत आसान काम हो गया, सुरंगों के अंदर तो आप देख नहीं सकते। लिहाजा इस पूरी कोशिश के ऊपर तो मुझे सच्ची बात यह है कि काफी शक है। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, मैं आपके पास फिर आती हूँ और जो बात अभी डॉक्टर परवेज हुद भाई ने की, उस बात को अगर मैं आपके पास लेकर आऊँ तो पाकिस्तान के जो एटमी मवाद की हिफाजत और महफूज मुंतकिली के हवाले से जिन ट्रेनिंग्स की बात हुई है और कुछ ये बात भी हुई है कि एक माहिदे की तौसीक की है पाकिस्तान ने, ये ऐलान भी सुनने में आया कि मवाद को मुंतकिली के दौरान किस चीज़ से गुजारा जाएगा या उसके बारे में उसकी हिफाजत का क्या तरीक़ेकार होगा। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के एटमी मवाद के हवाले से ये जो बातें हैं, इसमें कितना दम है, कितना वजन है? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में क्यों, ये तो हमें तमाम उन मुल्कों के बारे में बात करनी चाहिए जहाँ पर के जिनका न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम है। तो जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर मिलिट्री प्रोग्राम है वहाँ पे हुद भाई साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मिलिट्री प्रोग्राम्स की जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जो पोजीशन है, प्लेसमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ रेडीनेस है, कहाँ पे हैं, किस तरीके से हैं, वो तो किसी को भी पता नहीं होता, ना ही कोई मुल्क बताता है, पाकिस्तान भी नहीं बताता है, ना भारत बताता है, ना अमेरिका बताता है, ना रूस बताता है। तो इसलिए एक तो ये बात है। अच्छा, अब दूसरा मसला आ गया कि जो बड़ा परसेंटेज है न्यूक्लियर ट्रेड का, जो बहुत बड़ा दुनिया के अंदर हिस्सा है, शायद ये तो मेरा ख्याल है कि शायद हम इस वक्त गेस करेंगे, लेकिन जैसे अगर 4 से 5% अगर मिलिट्री है तो 95% जो हिस्सा है वो सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड के अंदर है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एनरिचमेंट फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल है वगैरह वगैरह। तो वो जो है उसकी 95% की जो ट्रैकिंग, कंट्रोल, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी इन्वेंटराइजेशन, ये चीज़ें हैं जो कि 95% को सिक्योर करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि बजाय ये कि हम 100%
चाहें कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए या हमारे सामने आ जाए या उसका मुकम्मल तौर पे, और जैसा हुद्बा साहब कह रहे हैं, बेहतर तो ये है कि मुकम्मल तौर पे ख़त्म ही हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो ख़त्म होते होते कुछ साल लगेंगे। तो जब तक ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक 95% का कम अज़ कम हम मॉनिटरिंग और कंट्रोल जो है IAEA के थ्रू ज़रूर करते रहें। बड़ा मसला आएगा भारत जैसे मुल्कों के अंदर, जहाँ पर के अब तक इस किस्म का जो रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम मिसाल के तौर पे 7 टन के करीब पड़ा हुआ है। 14 उनके ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द IAEA मॉनिटरिंग है। अच्छा, अब उसके ये जो 7 टन जो उनके पास रिएक्टर ग्रेड प्लूटोनियम है, अगर उनकी बात मान भी ली जाए कि वो सब का सब जो है वो अपने रिएक्टर्स में, सिविलियन रिएक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो 14 उनके ऐसे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर वो जो हैं जो कि एनरिचमेंट के या बाकी जो मामलात के जो कि मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, उसका जो स्पेंट फ्यूल होगा, उसका जो एनरिच चीज़ें निकलेंगी, वो कहाँ जाएगा? तो वो है सवाल जो कि हुद्बा साहब लार्जली रेज कर रहे हैं, और उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर हम एक आइडियल दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं जहाँ पर डिसआर्मामेंट का मसला होगा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तो बड़े आएंगे निचले लेवल्स के ऊपर। एक ज़माने में 40-40 हज़ार हथियार थे, अब आके वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको 4-4, 5-5 हज़ार पे स्टेबलाइज किया जाए, और चीन तो कहता है मैं उस वक्त शामिल होगा जब ये हंड्रेड्स में आ जाएंगे। तो अभी तक तो लोग उनके चीन और अमेरिका और रूस को हंड्रेड्स में आने का इंतजार कर रहे हैं। तो डिसआर्मामेंट एक डिज़ायर ज़रूर है, लेकिन इसका सफ़र लंबा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में हुद्बा साहब और मेरे जैसे लोग ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि एक दिन इंशाअल्लाह। परवेज़ हुद भाई साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगी। बहुत हम बात सुन रहे हैं, दाइश कोई एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रही है। ब्रसल्स के बारे में हमने सुना कि वहाँ पर एटमी जो तनसीबात हैं उनके गिर्द सर्वेलेंस की जा रही थी। कुछ इस किस्म की खबरें हम सुन रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और इस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बार बार की गई। आपसे अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि क्या वाकई जौहरी हथियार का सिस्टम इतना आसान और एक आम इंसान के इस्तेमाल के लिए इस कदर क्या ये मुमकिन है ऐसा होना कि कोई इंसान उसका हासिल कर ले और उसको बड़े आराम से चला दे कहीं पे? क्या ये मुमकिन है, या ये बहुत बड़ी कोई चीज़ है जिसको शायद जिसके बारे में सोचा जा रहा है इस वक्त? यहाँ दो मुख्तलिफ बातें आती हैं। आराम से तो बिल्कुल ये नहीं किया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आखिर ताबकारी मादा, खासतौर पर जो प्लूटोनियम रिएक्टर्स में बनता है, उसको एक डर्टी बॉम्ब या रेडियोलॉजिकल बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती हैं अगर आप उसको चूर कर दें बहुत बारीक ज़र्रों में, और फिर एक आम धमाके के जरिए से उसको फैला दें, मुंतशिर कर दें, तो उससे बहुत नुकसान भी हो सकता है और उससे ज्यादा खौफ फैल सकता। हाँ, हिरोशिमा जैसा बम बनाना वो भी मुमकिन है, लेकिन वो कदरे ज्यादा मुश्किल है। लिहाजा ये बहुत परेशानी की बात है कि अगर कोई मुल्क रेडियाई मादा तैयार करता है, तो अगर दहशतगर्द ऐसे हों उस मुल्क के अंदर जो इसको चुरा कर इन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहें, उनके लिए ये मुमकिन हो सकता है। खास तौर पर अगर जो बनाने वाले हैं उनके हमदर्द हों, या उनमें से चंद अफराद हों जो उनसे हमदर्दी रखते हों। लिहाजा ये अगरचे आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, और आज दुनिया इसी वजह से परेशान है, और ये परेशानी बेजा नहीं है। अच्छा शहजाद चौधरी साहब, मैं अब वापस आपके पास आती हूँ। जैसे कि उन्होंने डर्टी बम की बात की, और ये बात बहुत जगहों पे कही जा रही है। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े ऐसे हमले हुए हैं, दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें उनमें कराची के एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें ये भी कहा गया कि अंदर से मदद हासिल थी कुछ जो हमलावर थे उन्हें। इस किस्म की सूरत हाल में जब दुनिया न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर इस कदर बात कर रही है,
जिस किस्म के जो मवाद एटम जो भी कीमियाई मवाद इस्तेमाल किया जाता है किसी धमाके या दहशतगर्दी के वाक़े में, उसके ऊपर हर मर्तबा हैरान हो जाते हैं कि शायद ये चीज़ पहले नहीं इस्तेमाल हुई थी। आपको क्या नज़र आ रहा है इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसके अंदर ये चीज़ पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है, और क्या पाकिस्तान में दहशतगर्द ये कैपेबिलिटी कभी आपको नज़र आता है कि ये खदशा है मौजूद के हासिल कर सकते हैं? अजीब सा सवाल है, इसलिए कि अभी आपने अपने इब्तदाइये में और आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने ये कहा कि कल वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि दुनिया में 3700 ऐसे केसेस हैं जहाँ पर न्यूक्लियाई मादा जो है उसकी या मिसप्लेसमेंट या चोरी या उसके गलत किसी तरसील का कोई जो वो है वो मौजूद है। पाकिस्तान उनमें से किसी एक में भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान के पास ये जो काबिलियत है वो कम से कम अब 30 से 31 साल का अरसा भी, या शायद उससे कुछ ज़्यादा हो चुका है कि हमारे पास मौजूद है। तो इन 30 से 31 साल में और पिछले 15-16 साल से, और उससे पहले चले जाएं तो मुजाहिदीन 79 से ये जंग कर रहे हैं। पहले अफगानिस्तान में कर रहे थे, अब पाकिस्तान खुद बदकिस्मती से घिरा हुआ है, पिछले 15 साल से तो मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ है। तो अब तक तो कोई ऐसा मामला आया नहीं है। यानी बिल्कुल इत्मीनान की सूरत हाल है, पाकिस्तान को बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए ऐसी किसी चीज़ के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए ना, कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना किसी चीज़ का। भारत में आपको रिक्शे में न्यूक्लियाई मादा मिल जाता है, किसी के घर से बरामद हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए जब हम बात करते हैं तो किसी एविडेंस की बुनियाद पे, शुकूक व शुबहात, खदशात, ये तो खौफ आप जितना मर्जी तारी कर लें और रखे उसकी बुनियाद पे आप जिसको मर्जी आगे लगा लें और उसको। अच्छा, मुझे ये एक बात और ये बताइए कि पाकिस्तान, भारत और ईरान 3 बड़े मुल्क हैं इस वक्त उस खत्ते के अंदर जो सब कहीं ना कहीं एटमी सलाहियत, पाकिस्तान और भारत तो यकीनी तौर पर, और ईरान का अभी एटमी मुआहिदा हुआ है। आपके ख्याल में तीनों मुल्कों के दरमियान किसी किस्म का कोई ताउन मुमकिन है एटमी सेफ्टी के हवाले से, एटमी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? देखिए, ईरान तो उसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान, भारत और ईरान की मैं बात कर रही हूँ। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, भारत और चीन, अच्छा। तीन ऐसे न्यूक्लियर मुल्क हैं जो कि जुड़े हुए हैं। और जब भी कभी कोई मुआहिदा होगा जो दुनिया उस लेवल पे आएगी जहाँ पर डिसआर्मामेंट या आर्म्स लिमिटेशंस की बात होगी, तो फिर इन तीनों को मिल के बैठ के वो काम करना पड़ेगा रीजनल कॉन्टेक्स्ट में। अलबत्ता तो ये होगा तो ये ग्लोबल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि चीन जो है वो कम करे भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलके, लेकिन अमेरिका और रूस उस लेवल पे कभी ना आए। तो ये एक बहुत अजीब सी ट्रायंगुलेशन बन चुकी है दुनिया के अंदर, जहाँ पर चीन, भारत और पाकिस्तान एक ट्रायंगल में फंसे हुए हैं और चीन, रूस और अमेरिका एक दूसरे ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। तो ये एक ऐसा जैसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मेकअप है कि जिसको रिजॉल्व करना मेरे ख्याल में तो बहुत आसान नहीं है। इसीलिए ये एक बहुत बदतदरीज सफ़र है और एकदम से इस किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। ईरान को पता नहीं आपने क्यों शामिल किया या कैसे शामिल किया, वो तो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं। बिल्कुल, मेरे पास वक्त बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। परवेज़ हुद भाई साहब, मैं आपसे भी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसी बारे में लेना चाहूँगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान का ताउन रीजन के किस मुल्कों से मुमकिन है न्यूक्लियर सेफ्टी के हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो माहिदा हुआ था ईरान के साथ इस न्यूक्लियर मसले के ऊपर, वो एक बहुत हौसला अफजा बात है। इसकी वजह से ईरान ने अपना जो बम बनाने का इरादा था या जिसके ऊपर शक होता था वो खत्म हो गया है, या इतना इस हद तक रुक गया है कि शायद वो कभी ना बना सके। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ईरान को बहुत फायदा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ हुद भाई साहब। हमारे पास वक्त ख़त्म हो रहा है। शहजाद चौधरी साहब, मोहित यूसुफ साहब, इफ्तिखार हुसैन और नदीम याकूब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए बहुत शुक्रिया। हमसे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। दुनिया के एटमी हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो बातचीत हो रही है उससे कोई नतीजा निकलेगा या नहीं, इसका अंदाज़ा लगाने की हम कोशिश कर रहे थे। हमें अपना फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।